गुड इवनिंग, नमस्कार। हमने जैसा कि पिछली क्लास में अपनी वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने वर्ण व्यवस्था में देखा था कि जो वर्ण है वो उसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज की क्लास में हम स्वरों के बारे में जानेंगे, स्वर के भेदों के बारे में जानेंगे कि स्वर के कितने भेद हैं। वैसे तो स्वर के बहुत सारे भेद हम कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में स्वर के भेदों के बारे में ही जानने की। तो आइए हम अपना आज का विषय शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा आज का विषय है स्वर के भेद या स्वर भेद। तो स्वर के भेद जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वर क्या है, या हम कहते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि स्वर की संख्या कितनी है, क्योंकि स्वर की संख्या को लेकर के भी कई बार बच्चों में कंफ्यूजन बना रहता है कि स्वर की संख्या 10 है या फिर स्वर की संख्या 11 है या फिर 13 है। या हम ऐसा कहें कि कब स्वर की संख्या 10 है, कब 11 है, कब 13 है, उसके बारे में आज पूरी डिटेल से जानेंगे। फिर हम मूल स्वर और संधि स्वर के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम संध्यक्षर के विषय में आज बात करेंगे कि संध्यक्षर कौन से होते हैं। फिर अयोगवाह की बात करेंगे, क्योंकि जब स्वरों की बात होती है तो ऐसा नहीं होता कि हम अयोगवाह की बात ना करें। फिर मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेदों के बारे में आज जानेंगे। फिर मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से हैं, इनके विषय में आज चर्चा करेंगे। होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कौन से हैं। मुख विवर में मांसपेशियों के आधार पर स्वर के भेद, और फिर उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के कौन कौन से भेद हैं। फिर हम अनुनासिक के आधार पर स्वर के भेदों के विषय में बात करेंगे। फिर हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद कौन से हैं, इसको भी देख लेंगे। घोषत्व के आधार पर स्वर के भेद और प्राण के आधार पर स्वर के भेद। तो हम कोशिश करेंगे कि स्वर के बारे में जितनी भी जानकारी है उस सभी पे हम थोड़ी सी नजर डालें और कोशिश करेंगे कि स्वरों के बारे में हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को आज की क्लास में जानें। स्वरों के बारे में अब जानते हैं कि हम स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के, या हम कहते हैं मुख से जब श्वास वायु बिना किसी बाधा के बाहर आती है तो वो स्वर कहलाते हैं, या वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे व्यंजनों के लिए आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम स्वरों में एक दो चीजें और देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो स्वर है री, री से ऋषि जी, इसका जो प्रचलन है आजकल थोड़ा कम हो गया है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वरों में री से ऋषि जी, और जो व्यंजन है उसमें अंग खाली, री से ऋषि और अंग, इन दोनों का प्रचलन आजकल बहुत कम, लगभग समाप्त ही हो गया है, ये समझिए। ठीक है, अब हम स्वरों की संख्या के विषय में बात करेंगे। देखिए, स्वरों की संख्या के बारे में जब बात होती है तो कहीं आता है 10, कहीं आता है 11 और कहीं होता है 13। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अगर 10 हैं तो कैसे हैं, 11 हैं तो कैसे हैं, और 13 की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन से स्वर उसमें आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं 10 को, कि स्वरों की संख्या 10 होती है। कैसे? लेखन की दृष्टि से स्वर होते हैं 11, लेकिन जब बात आती है उच्चारण की, अगर हम बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं, तो वो आते हैं 10, क्योंकि 10 ही स्वरों की का उच्चारण होता है। कि ऐसा माना जाता है कि जो स्वर होते हैं उनकी हम मात्राओं को लेते हैं। तो यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो जो मात्राएं होती हैं वो 10 होती हैं, और लेखन की दृष्टि से जब हम स्वरों को लिखते हैं तो वो 11 होते हैं। और 13, देखिए कई बार ऐसा होता है कुछ परिस्थितियों में अयोगवाह को स्वरों के साथ गिन लिया जाता है, क्योंकि अयोगवाह 2 हैं, अंग और अह।
यानी कि अनुस्वर हम इनको बोलते हैं या अनुस्वार हम इनको बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि जो अगर अनुस्वार को यानी कि अंग और अह को अयोग वहा को मिला लिया जाए तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। देखिए हमें ये खुद पता होना चाहिए, ये ऑप्शन पे भी कई बार डिपेंड होता है। जब हम एग्जाम्स में बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए ऑप्शन में आपके 11 नहीं है, स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, और ऑप्शन में 11 नहीं दिया है और 13 दिया है, तो उस समय हम क्या करेंगे, 13 पे ही जाएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अयोग वहा जो है इनको हम स्वरों में नहीं गिनते हैं, ठीक है। ये डिपेंड होता है सिचुएशन पे। और अगर क्लियर करने की बात करें तो मात्रा के आधार पे या लेखन के उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है। लेखन के आधार पे या हम कहें कि जो मूल रूप से स्वर हैं वो 11 हैं। और अगर हम बात करते हैं 13 की, तो 13 में 11 स्वरों में 2 अयोगवाह को मिला करके स्वरों की संख्या 13 होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूल स्वर की और संधि स्वर की। देखिए हमारे जो स्वर हैं जिनकी हम बात करते हैं कि स्वर 11 हैं, वो जो 11 स्वर हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं। उनमें से कुछ जो स्वर हैं लगभग जो 4 वर्ण हैं हमारे, वो आते हैं मूल स्वर में, बाकी बचे हुए जो 7 हैं वो आते हैं हमारे संधि स्वर में। अब देख लेते हैं मूल स्वर, जिनकी संख्या कितनी है, मूल स्वर की संख्या है 4 और आते हैं छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि जी। ये जो हैं हमारे मूल स्वर हैं, ठीक है। अब हम संधि स्वर की बात करते हैं कि संधि स्वर कौन कौन से हैं। संधि स्वर मतलब जो आपस में किन्हीं 2 स्वरों से मिलकर के बने हैं, वो होते हैं संधि स्वर, ठीक है। संधि जैसा कि हम सभी को पता है, जब 2 वर्णों का मेल होता है तब संधि होती है, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये जो हमारे 7 वर्ण हैं, ये 7 वर्ण हैं हमारे संधि स्वर, इनको हम संधि स्वर कहते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो संधि स्वर हैं इनकी संधि कौन कौन से स्वरों से मिलके हुई है और किस किस प्रकार से हम इनको अलग करते हैं, ठीक है। इनको देख लेते हैं। बड़ा आ कैसे बना है, अ और अ मिला करके आ बनता है, ठीक है। ऐसे ही ई, यानी कि ई और ई, छोटा ई और छोटा ई दोनों मिलकर के बना रहे हैं बड़ा ई। अब ऊ को देख लेते हैं, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बनाते हैं, ठीक है। हम इनको एक और नाम देते हैं, ये जो 3 हमने पढ़े हैं देखे हैं, इनको हम एक और नाम देंगे कि समान संधि स्वर। ये समान संधि स्वर भी तीनों कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये जो और बचे हुए हमारे स्वर हैं, छोटा एक ही, ये अ और ई इनसे मिलकर के बना है, यानी कि अ स्वर इसमें मिला है और ई, छोटा ई इसमें मिला है, तब ए बना है, ठीक है। अब बड़ा ए देख लेते हैं, अ और ए मिलकर के बड़ा ए बनता है। ओ देख लेते हैं, छोटा ओ, अ और ओ मिलकर के बनाते हैं ओ। अब बड़ा ओ देख लेते हैं, ओ से औरत वाला, अ और ओ मिलकर के बनाते हैं बड़ा ओ। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हमने अभी देखा कि भाई ये किस प्रकार से बने हैं, जब हम उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पे जो ये बड़ा ए है ये अ और ए से मिलकर के बना है। लेकिन अगर हम संधि की दृष्टि से बात करेंगे कि किस प्रकार संधि होकर के ये वर्ण बना है, तो संधि की दृष्टि से आपको हमेशा याद रखना है कि जो बड़ा ए है ये बड़ा आ और बड़ी ई से मिलकर के बना है। अगर संधि की दृष्टि से याद रखना है कि संधि की दृष्टि से अगर हम संधि की बात करेंगे, संधि की दृष्टि से जो बड़ा ए है वो आ और ई से मिलकर के बना है। और ऐसे ही हम देख लेते हैं बड़ा ओ को, ओ से औरत को, ये भी अगर हम संधि की दृष्टि से देखते हैं तो ये बड़ा आ और बड़ा ऊ से मिलकर के बना है, ठीक है। तो ये चीजें, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से इस टॉपिक को पढ़ना है, तब ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बड़ा ए अगर हम उच्चारण की बात करते हैं, उच्चारण के आधार पे ये अ और ए से मिलकर के बना है, लेकिन संधि के आधार पे अगर देखते हैं तो बड़ा आ और छोटी ई से मिलकर के बना है।
ऐसे ही ओ से औरत, जो बड़ा ओ है वो उच्चारण के आधार पे अ और ओ से मिलकर के बना है, लेकिन संधि की दृष्टि से बड़ा अ और बड़ा ऊ से मिलकर के बना है। ठीक है, ये हमने देखे कि मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर में हमने देखा कि इनकी संधि किस प्रकार से होती है। इनको हमने नाम दिया था समान संधि स्वर, और इनको नाम देते हैं असमान संधि स्वर, या हम कहेंगे इनको संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर इनको हम बोल देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं संध्याक्षर की, कि संध्याक्षर क्या है, कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको हम संध्याक्षर बोल सकते हैं। तो ये जो दो वर्ण हमने देखे थे, दो स्वर हमने देखे थे, बड़ा ए और बड़ा ओ, यानी कि ओ से औरत, ये हमारे संध्याक्षर होते हैं। इनको बहुत सारे विद्वानों ने संध्याक्षर माना है। क्यों? क्योंकि कभी तो हमने इनका क्या किया है, संधि के आधार पे इनका अलग से हमने देखा कि किस प्रकार से बने हैं, उच्चारण के आधार पे इनका वर्गीकरण हमने अलग प्रकार से देखा, इसलिए कुछ विद्वान इनको संध्याक्षर बोल देते हैं। ठीक है, अब जब स्वरों की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अयोगवाह की बात ना हो, है ना। तो अयोगवाह कौन कौन से हैं? अंग और अह, ये दो हमारे अयोगवाह हैं। ठीक है, जिनको हम ये भी बोलते हैं कि ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। तो इसमें सबसे पहले अनुस्वार की बात करेंगे। ठीक है, अनुस्वार क्या है, इसको हम स्वर माने, व्यंजन माने, अलग से माने, क्या माने। तो जब बात आती है अनुस्वार की, तो ऐसा माना जाता है कि नासिक्य वर्ण की तरह इसका उच्चारण होता है, और हम ये कहेंगे कि जो अनुस्वार है ये पहले तो स्वर है, उसके बाद नासिक्य है। ठीक है, इसका जो उच्चारण होगा पहले तो होगा स्वर की तरह, पहले ये क्या है, स्वर है, और बाद में नासिक्य की तरह इसका उच्चारण होता है। ठीक है, ये अनुस्वार की बात हुई। अब बात करेंगे विसर्ग की, जो हमारा विसर्ग वर्ण है। विसर्ग की बात कैसे करेंगे? देखिए, जो विसर्ग है, पहले हम इसका उच्चारण देखते हैं। इसका उच्चारण अधिकतर होता है तत्सम शब्दों में। जब हम तत्सम शब्दों की बात करते हैं तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। हिंदी में इसका प्रयोग जो होगा वो किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है। पहले हम देखते हैं कि इसका उच्चारण क्या होता है। इसका उच्चारण होता है अह, अह। ठीक है, उच्चारण जब हम इसका करेंगे तो करेंगे अह। और कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें इसका प्रयोग होता है? जैसे जो तत्सम शब्द हैं वहां पे इसका प्रयोग होता है। जैसे हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं, प्रातः, दुख, ये इस प्रकार के ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें इसका प्रयोग होता है विसर्ग का। इनको हम विसर्ग बोलते हैं। संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, संस्कृत से ये हिंदी में आया है। ठीक है, अब हम दुख को सिंपल भी लिखते हैं। देखा होगा आपने कि हिंदी में हम दुख को अगर इस तरह से लिख देते हैं तो हम ये नहीं मानते कि ये गलत है। ठीक है, कहीं कहीं इसका विलोप भी अब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जो अह है ये वहन जरूर करता है किसी ना किसी अर्थ को, इसीलिए इनको अयोग वहां की जो वर्गीकरण है उसमें रखा गया है, अंग और अह को। ठीक है, तो आज हमने ये स्वरों के बारे में कुछ जाना। बाकी इसके बाद जो स्वरों के भेद आते हैं उसे हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे, क्योंकि अगर एक ही क्लास में ये सब कुछ करा दिया जाएगा तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के विषय के साथ। धन्यवाद।